हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक चल रही है आप लोग की पढ़ाई? देखिए, हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड, यूनिट 9 कंप्लीट हो चुकी है। आज से हम यूनिट 10 शुरू कर रहे हैं। आज ही हम 4 आयोग ख़त्म करेंगे 2 वीडियो में। और कल भी हम ऐसा करेंगे, मतलब 2 दिन या 3 दिन के अंदर यूनिट 10 आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है? तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मानव अधिकार संरक्षण आयोग। और एक्चुअली हमने जो भी वीडियोस वगैरह बनाए हुए हैं, प्लीज़ को आप ध्यान से देखते चलिए, उनके शॉर्ट्स नोट्स बनाते बनाते चलिए, जिससे आपको एग्ज़ाम के समय तैयारी करने में, रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। और रही बात, देखिए बहुत लोगों ने बोला है कि एग्ज़ाम की डेट को लेकर हम आपको क्लियर कर दें कि 14 नवंबर को अभी एग्ज़ाम डेट जो आयोग ने क्लियर करके रखी हुई है, उस पर एग्ज़ाम होने की संभावना थोड़ी कम दिखती है। लेकिन जब तक उसके आयोग की तरफ से कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आता है, कोई भी नोटिस नहीं आती है, तब तक हम लोग 14 नवंबर मानकर ही चलेंगे और उसी के आधार पर तैयारी करेंगे। तो प्लीज़ आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। और रही बात, हमने जो एमसीक्यूज़ हैं, जो टेस्ट सीरीज़ है, उसके लिए प्लान किया हुआ है। हम आपको एक मॉक टेस्ट देंगे, फ्री देंगे मॉक टेस्ट। उसके विषय में जानकारी हम 5 मिनट का वीडियो बना के आपको हम दे देंगे। वो भी 1-2 घंटे बाद आपका 5 मिनट्स का वीडियो आ जाएगा, जिसमें आप जो फ्री टेस्ट है उससे आप ये समझ पाएंगे कि कैसा आपका एग्ज़ाम जा रहा है, क्या है। तो यूनिट जो 15 टेस्ट होंगे, उसमें पहला टेस्ट हम टेस्ट फ्री रखेंगे, वह केवल शुरुआत के 50 लोगों के लिए। क्योंकि क्या होता है, वो उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर बाकी लोगों को नहीं लेता है उसमें। इसके विषय में विस्तार से आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग आज पढ़ते हैं मानव अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है। देखिए, पहली बात तो हम लोग जो मानव अधिकार संरक्षण आयोग है, इसके विषय में एक सामान्य सी जानकारी आप हासिल करते हैं। ठीक है। एक्चुअली ये मानव अधिकार संरक्षण आयोग, इसका बैकग्राउंड हम लोग देखें तो सही मायनों में पहले तो ये समझे कि मानव अधिकार हैं क्या। मानव अधिकार केवल वही अधिकार है जो आपको एक मानव होने के नाते मिले हैं, और इसमें सीमाओं का बंधन नहीं होता है। चाहे वह अमेरिका हो, चाहे यहाँ पर इंडिया हो, चाहे अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया, या विश्व के सभी कोने में मानव के जो अधिकार होते हैं, मानव होने के नाते जो प्राप्त हैं, वो सभी के लिए समान हैं। परंतु जो संविधान होता है, संविधान में जो मानव को मूल अधिकार मिलते हैं, नागरिकों को मूल अधिकार मिलते हैं, वह है संविधान जिस देश का होता है, उस देश के सीमा के अंदर सभी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त होता है, किसी अन्य देश के नागरिकों को नहीं प्राप्त होता। क्लियर हुआ आपको कि मानव अधिकार और मूल अधिकार में क्या डिफरेंस हुआ? क्लियर हुआ अच्छे से? मानव अधिकार पूरे देश में मानव होने के नाते जितने भी मानव हैं, उनको जो अधिकार मिले हुए, सबको मिले हुए हैं, सबके लिए समान है। परंतु जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो हर एक देश के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इसमें वही मेन मेन चीज़ों पे चर्चा करेंगे जिसके एग्ज़ाम के आने की संभावना ज़्यादा होगी, और वो एग्ज़ाम में ज़्यादा महत्व के क्वेश्चंस के रूप में हमें दिखेगा, टॉपिक के रूप में दिखेगा, या फैक्ट के रूप में दिखाई देगा। तो हम पूरा प्लान करेंगे कि आप लोग से वही चर्चा करें, वही बात करें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है कि वर्तमान में मानव अधिकार जो आयोग है, उसके हेड कौन है? उसके हेड हैं इसमें अरुण कुमार मिश्रा जी। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा हैं वर्तमान हेड। और जो प्रथम प्रमुख कौन थे? रंगनाथ मिश्रा थे। आप जो सरनेम है, इस बेस पे आप काउंट कर सकते हैं या याद करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर प्रथम महिला जो सदस्य हैं, वो कौन? फातिमा बीबी आनंद। ये जो फातिमा बीबी हैं, फातिमा बीबी, आनंद नहीं है, केवल फातिमा बीबी, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, ये बहुत ध्यान से करिएगा। अक्सर
अक्सर एग्ज़ाम में आता है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चंस है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। वह है 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को मनाया क्यों जाता है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई थी। मतलब सब के लिए एक बड़ी घोषणा मानव अधिकार को लेकर 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। इसी के आधार पर ही 10 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब 1991 में भी क्या हुआ था, एक मानव अधिकार से संबंधित पेरिस घोषणा पत्र हुआ था। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ हुई, घोषणा पत्र हुए, उसमें सब नहीं पढ़ना है आपको। जो बहुत और अति महत्वपूर्ण है उनको आप ध्यान दीजिए। एक तो पहली बात तो घोषणा कब हुई, सार्वभौम घोषणा, वो 10 दिसंबर 1948 को हुई। और 1991 को मानवाधिकार से संबंधित पेरिस घोषणा पत्र 1991 घोषित हुआ। क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं आप लोग? इन फैक्ट्स को प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मानव अधिकार क्लियर हुआ है, मूल अधिकार क्या है ये भी क्लियर हो गया, दोनों में क्या अंतर है ये भी हमने स्टार्ट में आपको बता दिया है। यदि आपको तब भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर सकते हैं। थोड़ा आप समझ के याद करेंगे ना तो क्या होगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा और बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव अधिकार, ये देखो अभी जो बताया हमने वही परिभाषा है। 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा मानव अधिकार आयोग गठन किया गया। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। 12 अक्टूबर 1993। प्लीज़ इस बात को आप ये ध्यान रखिएगा, इस डेट को, 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, ओके। अब देखिए ये है, इसका आधार क्या है, जो इसका आधार है उस आधार पे आप ध्यान। अब देखिए इसका जो आधार है वो आधार मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के अनुसार है। मतलब देखिए जो इसका गठन है वह धारा 3 के आधार पर हो रहा है, जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के रूप में जितनी धाराएं कही गई हैं उसमें से धारा 3 के आधार पर। ठीक है, इसकी प्रकृति अक्सर एग्जाम में पूछता है कि इस आयोग है, इस आयोग की प्रकृति क्या है, सांविधिक है, संवैधानिक है या कानूनी है, ये सब चीज़ पूछता है। तो जो मानव अधिकार की है वो सांविधिक है। सांविधिक से तात्पर्य ये है कि इसका निर्माण किसी एक्ट के द्वारा हुआ है, वह है सांविधिक। और यदि संवैधानिक लिखा होता तो उसका मतलब क्या होता? उसका मतलब ये है कि यदि किसी भी आयोग का गठन संविधान में चर्चा के आधार पर, बस संविधान में लिखा हुआ है और तब यदि इसका गठन होता है तो वो कहलाता है संवैधानिक निकाय। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका जो आधार है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। ठीक है, तो अब इसकी क्या है, कुछ धाराएं हैं, मतलब इसके विषय में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए जो पहली धारा है वो अध्याय 1 के आधार पर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। जो अध्याय 1 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के बारे में चर्चा दी गई है। फिर हम लोग अध्याय 2 में आते हैं। अध्याय 2 है, एक्चुअली ये अध्याय और धाराएं हम बता रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि यह सामान्यतः एग्ज़ाम में शायद ही रेयर कुछ अध्याय या धाराएं पूछे। सीधा सा उसका कॉन्सेप्ट, वो कब बना, उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, इस तरह से सीधे प्रश्न आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जोर दो कि इसके विषय में जानने में और इनके अध्याय और धाराओं को नोट करने में। बहुत आप बिल्कुल भी
बहुत जोर मत दो, सामान्य रूप से पढ़ लो, मेन मेन धारा को दिमाग में रख लो, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत करें कि आप बस शुरू से लेके धाराओं को रटने बैठ रहे हैं और बाकी चीज़ें आप बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अध्याय 2 में क्या है, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन दिया है और धाराओं का नाम धारा 3 से लेकर 11 तक दी हुई है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। जो अध्याय 3 है, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य दिए गए हैं। फिर इसी के बाद 4 में क्या है, राज्य NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की प्रक्रिया दी हुई है अध्याय 4 में। और उसके बाद 21 से 29 के बीच में जो धारा दी है उसमें राज्य मानवाधिकार आयोग है, 30 से 31 में मानवाधिकार न्यायालय है। मतलब अब मानवाधिकार न्यायालय को प्लीज़ ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा, ये अक्सर पूछ सकता है कि किस धारा में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। तो धारा 30 और धारा 31 में मानवाधिकार न्यायालय के बारे में बताया गया है। अब हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। और इस जो राष्ट्रीय आयोग है, इस राष्ट्रीय आयोग का जो गठन है वो उस गठन के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या है, धारा 3 में गठन है राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है, इसका जो गठन है वो धारा 3 में बताया गया है। धारा 4 में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति बताई गई है। त्यागपत्र व हटाना धारा 5 में बताया गया है। और 6 में पदावधि के साथ में धारा 7 में सदस्य के द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। 8वां सेवा शर्तें, 9वां रिक्तियां और कार्यवाही, 10वां प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना और 11वां आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी, ठीक है। तो सामान्यतः हम लोग को क्या समझना है, पहला तो ये है गठन किस में दिया है, धारा 3 में दिया है। धारा 4 में क्या दिया है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के बारे में दिया गया है, ठीक है। फिर धारा 5 है, धारा 5 में क्या दिया है, त्यागपत्र व हटाया जाना। पहला गठन, दूसरा अध्यक्षों की नियुक्ति, तीसरा है त्यागपत्र व हटाया जाना। चौथा है पदावधि। पदावधि धारा 6 में दी गई है। धारा 7 में सदस्य के द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। धारा 8 में क्या है, सेवा शर्तें हैं। धारा 9 में क्या है, रिक्तियां और कार्यवाही हैं। और धारा 10 में क्या है, प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। धारा 11 में क्या है, आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी। आप इसको केवल इन धाराओं को एक बार आप पढ़ बस लीजिएगा, बाकी इनको बहुत रटने की आवश्यकता मत रहने दीजिएगा। केवल आपको समझना है और उसके बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। मेन चीज़ क्या है, देखिए, इसमें कुल अध्याय 8 हैं और कुल धाराएं 43 हैं। क्लियर हुआ। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है कि जो मानवाधिकार आयोग है उस आयोग में कुल अध्याय कितने हैं और कुल धाराएं कितनी हैं। जो कुल अध्याय हैं वो है 8 और कुल धाराएं हैं 43, मतलब 43। ये जो 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियमित हुआ। अधिनियमित हुआ मतलब कानून से क्या होगा, नियम के आधार पर नियमित रूप से लागू हुआ या कानून रूप में आ गया, यह होता है अधिनियमित का अर्थ है। और कुल धाराएं 43 हैं और इसमें जो लागू होने की जो तिथि है, मतलब दो तरह से समझें। पहली बात तो दो, एक चीज़ है कुल अध्याय कितने हैं 8 और कुल धाराएं कितनी हैं 43। दूसरा क्या है, ये अधिनियमित कब हुआ, 8 जनवरी 1994 को और लागू होने की तिथि 28 सितंबर 1993 को। एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा होगा, इस डेट को प्लीज़ आप ध्यान से ज़रूर याद रखें। अब हम लोग धारा 3 के आधार पर थोड़ा सा और जो गठन है उस गठन को विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। धारा 3 क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा, अब ध्यान, प्रश्न क्या पूछेगा आपसे, प्रश्न ये पूछेगा आपसे कि केंद्र किसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। इसमें पहला तो गठन हो गया, दूसरा होगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स होता है इसकी संरचना। ये जो संरचना है उस संरचना में कुल 13 लोग
मतलब टोटल 13 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और बाकी सदस्य होते हैं, जिसमें से जो सदस्य होते हैं उसमें सदस्यों में से 5 सदस्य, और 5 सदस्य कोई भी हो सकते हैं जो योग्यता आगे बता रहे हैं हम, ठीक है। और 7 पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। 13 सदस्य जिसमें से एक अध्यक्ष रहेगा, बाकी 12 सदस्य रहेंगे, जिसमें से 7 पदेन सदस्य होते हैं। एक्चुअली बहुत ऐसे लोग हैं जिसको पदेन सदस्य ये नहीं पता कि ये होते क्या हैं। देखिए, पदेन सदस्य का तात्पर्य होता है जब किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पद जिस पद में जो बैठता है वही इस आयोग का सदस्य माना जाएगा, वही कहलाता है पदेन सदस्य। और 5 जो सदस्य होते हैं वह पदेन नहीं होते, वह क्या क्या होते हैं देखिए, वो समझते हैं हम लोग। देखिए, जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या होता है, जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष, 5 सदस्य और 7 पदेन, टोटल मिलाकर 13 लोग होते हैं, जिसमें से 7 पदेन होते हैं। और बाकी जो सदस्य क्या होते हैं, यह कोई भी हो सकता है, ये पद के आधार पर नहीं होता। इन जो 5 सदस्य होते हैं, यदि इनमें योग्यता होगी जो निर्धारित की जा चुकी है, उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, 5 सदस्य के रूप में नामांकित हो सकता है। तो समझते हैं सबकी योग्यता। पूछता क्या है एग्जाम में, पहली बात तो ये पूछेगा मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष के साथ कितनी है, या सदस्यों की संख्या अध्यक्ष के बिना कितनी है। यदि सदस्यों के साथ पूछेगा तो आपको 13 बोलना है, सदस्यों के बिना, सदस्यों के यदि बिना पूछेगा, सॉरी, अध्यक्ष के बिना पूछेगा तो आपको 12 का आंसर देना है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्या करते हैं, अध्यक्ष के बारे में क्या योग्यता है। उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश, यह 2019 में यह योग्यता की गई थी, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश। और जो 5 सदस्य हैं उनमें क्या क्या योग्यता होती है वो बताया गया है। जो एक सदस्य होगा वो सुप्रीम कोर्ट का या तो कार्यरत, मतलब वर्तमान में हो, या सेवानिवृत्त हो गया हो, ऐसा न्यायाधीश एक सदस्य कहलाता है। मतलब एक व्यक्ति हो सकता है। दूसरा क्या होगा, हाई कोर्ट का कोई एक मुख्य न्यायाधीश। और 3 जो सदस्य होंगे वो मानवाधिकार विशेषज्ञ होंगे, जिसमें से एक महिला का होना सबसे महत्वपूर्ण है। क्लियर हुआ। क्या क्या है अध्यक्ष की, देखिए योग्यता अक्सर पूछता है एग्जाम में कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की योग्यता क्या है। उसकी योग्यता है उच्चतम न्यायालय का जो पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए। एक जो एक सदस्य होगा उसकी क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। एक और जो होगा उसका क्या होगा, हाई कोर्ट का कार्य, जो हाई कोर्ट का कार्यरत या मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का कार्यरत मुख्य न्यायाधीश होगा। और नेक्स्ट क्या है, 3 जो सदस्य हैं वो मानवाधिकार विशेषज्ञ होंगे, जिसमें से एक महिला होगी। क्लियर हुआ। ये टोटल 5 लोग होते हैं अध्यक्ष के साथ। अब जो बाकी 7 लोग हैं वो 7 क्या हैं, 7 के बारे में समझते हैं। 7 का मतलब होता है ऐसे जगह जहाँ पर कोई आयोग है, उस आयोग में जो उस आयोग का अध्यक्ष होगा ऑटोमेटिक रूप से मानवाधिकार आयोग का एक सदस्य के रूप में हो जाएगा, चाहे कोई भी उस पद में बैठे वह सदस्य कहलाएगा, ठीक है। क्या क्या हैं जो पदेन वाले हैं, कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया। ये 2019 से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हो गया, और दिव्यांग व्यक्तियों के कार्यालय के मुख्य आयुक्त। यह 3 लोग 2019 से जोड़े गए हैं, बाकी पहले से थे। ध्यान प्लीज़ आप इसको याद जरूर कीजिए। पहले ऐसी जो शेड्यूल कास्ट है, मतलब अनुसूचित जाति जो आयोग है उसका अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग उसका अध्यक्ष, फिर दूसरा है अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, तीसरा है महिला आयोग का अध्यक्ष, चौथा क्या है,
सॉरी चौथा नहीं, पांचवा हुआ ये, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दिव्यांग व्यक्तियों के कार्यालय के मुख्य आयुक्त। ये 7 लोग पदेन होते हैं। टोटल कितने हो गए? 12। ये और एक अध्यक्ष, कुल मिला के कितना हो गया? 13। ठीक है। अब ये जो जितने लोग हैं, इन लोगों की नियुक्ति करने के लिए भी एक क्या होता है, एक कमेटी होती है। वो कमेटी सिफारिश करती है कि कितने लोगों को और कौन कौन से पद में करना है। इस इस बारे में जो निर्णय लेते हैं, ये कमेटी लेती है। इस कमेटी में जो मेन होता है वो कौन होता है? हेड, वो प्रधानमंत्री होता है। मतलब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति होती है। उस समिति में कौन कौन होता है? आप ध्यान से आंखें बंद कर सोचिए। पहले लोकसभा हो गया, लोकसभा क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ठीक है। और ठीक राज्यसभा में राज्यसभा का उपसभापति हो गए, 2 लोग हो गए। अब दोनों सदन के मुख्य विपक्षी नेता हो गए, मतलब कितने हो गए? 2 और 2 4 हो गए, और प्रधानमंत्री मिला के 5 हो गए, तथा केंद्रीय गृह मंत्री। ये कुल मिलाकर 6। तो 6 लोगों की जो कमेटी होती है, उस कमेटी के आधार पर जो सिफारिशें होती है, वही एनएचआरसी में बाकी लोगों की नियुक्ति करते हैं। अब इसके यदि कोई त्यागपत्र देना चाहे अपनी पोस्ट तो किसको त्यागपत्र देगा? वो देगा राष्ट्रपति को। क्लियर हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछता है, किसको त्यागपत्र दिया जाएगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी अध्यक्ष या जो अन्य सदस्य हैं उनको कदाचार या अक्षमता के आधार पर पद से हटा सकता है। मतलब कदाचार मतलब सीधा सा है कि उसका आचरण उस हिसाब से नहीं है जो होना चाहिए, कदाचार। और अक्षमता का मतलब सीधा सा ये है कि वह उस पद के अनुसार असक्षम है। इस आधार पर वह हटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या करेगा वो? हटाए कैसे? जब कोई भी अध्यक्ष या बाकी लोग होंगे सदस्य, उनमें कोई आरोप लगेगा तो उस आरोप की जांच राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जांच करने के लिए बोलेगा। सर्वोच्च न्यायालय इन आरोपों को यदि सही पाता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्य को उनके पदों से हटा सकता है। क्लियर हुआ? त्यागपत्र किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति चाहे तो उनको पद से हटा सकता है। यदि कोई आरोप है, उस आरोप में सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, फिर हटा देगा। ठीक है। इसके बाद क्या है? कुछ स्थितियां हैं जिसके आधार पर हटाया जा सकता है। दिवालिया, कार्यकाल के दौरान क्या होता है, वो लाभकारी पद में हो, शारीरिक अक्षमता, ये सब मिलाकर क्या होते हैं, इसमें हटा दिया जाता है। ठीक है। अब क्या है इसमें? राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है, एक सेकेंड, हाँ, जो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उसमें क्या होता है, उसमें पुनर्नियुक्ति के सभी पात्र होंगे। मतलब यदि वो एक बार पोस्ट में आ गए हैं तो दोबारा भी वह पोस्ट में आ सकते हैं। तो क्या होगा, वह दोबारा भी उसमें नियुक्त किए जा सकते हैं। जो राष्ट्र एक यदि कोई अध्यक्ष का पद खाली है मान लीजिए, और उस अध्यक्ष के पद में किसी की नियुक्ति करनी है, कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है, तो क्या हो सकता है, राष्ट्रपति इसकी कार्यकारी जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कर सकता है। ठीक है। अब जो मानवाधिकार आयोग है उसकी कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। मानवाधिकार आयोग है, उसमें बहुत सी ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जिसके आधार पर वो सभी मामलों में क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। किसी भी जो कार्यालय है उससे क्या कर सकता है, उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है। किसी भी जेल वगैरह का निरीक्षण कर सकता है। और वह जैसे जेल बंदी हैं उनके बारे में, उनके क्या मानवाधिकार, उनके कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इसके विषय में वो जांच कर सकता है। और वह इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य भी कर सकता है कि मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या होना चाहिए। बहुत सारे वह क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकता है, वर्कशॉप कर सकता है, जिससे बहुत से लोगों को मानव के अधिकारों को जानने में
क्या जागरूकता में मतलब बहुत सी जानकारी को साझा करने के लिए वो प्रचार प्रसार कर सकता है। देखिए, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपके मानव के अधिकार होते क्या हैं, जब मानव के अधिकार पता ही नहीं होंगे तो वो क्या आप लोग या कोई भी अपने अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कैसे बोल पाएंगे। ठीक है। और बहुत चीज़ें हैं आगे कि उनको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं और अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के सक्षम प्रस्तुत करता है, जिसे वह राष्ट्रपति संसद में के सामने रखवाता है। क्लियर हो गया। तो यह पूरा हो गया आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसमें मेन मेन चीज़ क्या पढ़ना है आपको। पहली बात, इसका गठन कब हुआ, इसकी प्रकृति क्या है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसमें जो संरचना होती है उस संरचना में कितने लोग होते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए जो एक कमेटी बनती है उस कमेटी में कौन कौन होते हैं, यह सब आपको, त्यागपत्र कौन देता है, ये रिपोर्ट कौन रखवाता है, ये सब चीज़ें मेन मेन पॉइंट्स आपको समझना है और दिमाग में एक वेरी शॉर्ट नोट की तरह सेट कर लेना है, जिससे क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकें। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब हम लोग सीधा सा है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार है और अब राज्य मानवाधिकार आयोग। एक्चुअली दोनों में क्या है, सबके कार्य समान होते हैं, बाकी चीज़ें कुछ समान होती है, कुछ अलग चीज़ें हैं जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं। जैसे क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका जो गठन होता है वो मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित एक कमेटी के द्वारा होता है। एक संरचना क्या होती है इसकी, संरचना में एक अध्यक्ष होता है जो किसी भी हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। सदस्य जो दो सदस्य होते हैं वो हाई कोर्ट का वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश या 7 वर्षों के अनुभव वाला जिला न्यायाधीश होता है। ठीक है। कुल कितने लोग हो गए, एक अध्यक्ष हो गया, सदस्य हो गए, सदस्य क्या होंगे, सदस्य हाई कोर्ट का वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है या 7 वर्ष के अनुभव वाला जिला न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है। और इसमें मुख्यालय जहाँ चाहे वह राज्य सरकार कर सकती है। त्यागपत्र कौन करता है, राज्यपाल द्वारा निम्न समिति की सिफारिश। जो समिति है, कौन समिति है, मुख्यमंत्री होगा, सदस्य उसके जो उस कमेटी का जो मेन होगा, मेन मुख्यमंत्री होगा और उस मुख्यमंत्री के साथ जो अन्य सदस्य होंगे वो होंगे विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्री और विधानसभा के विपक्ष का नेता। यदि किसी भी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद के में विपक्ष का नेता, ये सभी मिलकर उसकी जांच करेंगे, उसकी नियुक्ति की सिफारिश करेंगे। मतलब सिफारिश जिसकी की जाएगी इस कमेटी के द्वारा, वही राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष व सदस्य होगा। क्लियर हो गया। अब जो जो न्यायिक सदस्य हैं उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही होती है। मतलब जो और न्यायिक जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के लिए न्यायिक जो विभाग है, मतलब सीधा सा जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनसे ही डिस्कस करने के बाद हो सकता है। ठीक है। अब त्यागपत्र किसको मिलता है, राज्यपाल को मिलता है। हटाना हटाना कौन कर सकता है, ये है राष्ट्रपति। त्याग पत्र राज्यपाल को दिया जाता है, लेकिन यदि उसमें कोई गड़बड़ हो कर रहे हैं अध्यक्ष या किसी लाभ के पद में है अध्यक्ष व सदस्य, तो इसको हटाने की जवाबदारी राष्ट्रपति की है। वह सेम वैसे ही जांच करवाएंगे। जांच करवाने के बाद यदि कुछ आधार होता है तो वह इसकी जांच करवाने के बाद क्या करेंगे, उनमें उनको पद से हटा देंगे यदि जांच सही पाई जाती है। जो पदावधि क्या होती है इनकी, 3 वर्ष या 70 वर्ष। कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम क्या है 70 वर्ष तक वो अपने पद में रह सकते हैं, पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। क्लियर हुआ, आप समझ पा रहे हैं। अब हम लोग मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ये राज्य मानवाधिकार आयोग ही है, लेकिन मध्य प्रदेश चूँकि हम लोग का खुद का स्टेट है, इस स्टेट के बिहाफ में यदि हम देखें तो पहली बात तो इसकी स्थापना 13 सितंबर 1995 को हुई। मुख्यालय भोपाल पर्यावास भवन है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा
21 के अनुसार हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार धारा 3 के अनुसार, राज्य मानवाधिकार धारा 21 के अनुसार यहाँ की जो कमेटी होगी नियुक्त के लिए, यहाँ पर तो विधान परिषद है नहीं, तो क्या होगा, एक मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री के साथ क्या होगा, साथ में गृह मंत्री भी होगा। देखिए ये सेम ये चीज़ होगा, लिखा है ना, ये गृह मंत्री भी हुआ, विधानसभा का अध्यक्ष भी हुआ, विधानसभा के विपक्ष का नेता भी हुआ, लेकिन विधान परिषद का जो विपक्ष का नेता और विधान परिषद का सभापति इसमें नहीं होगा। तो ये आपके आज दोनों आयोग क्लियर हो गए हैं। बस एक चीज़ और है मध्य प्रदेश के बारे में, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये नरेंद्र कुमार जैन हैं और यहाँ का ध्येय वाक्य क्या है, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। ये मध्य प्रदेश के बारे में स्पेशली है। तो ये दोनों आयोग, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, और इसी के संदर्भ में मध्य प्रदेश की कुछ खास विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ ली है। तो ये पूरा हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो राष्ट्रीय महिला आयोग है और फिर राज्य महिला आयोग है, ये होगा 2 लेक्चर में हम पूरे जितने भी आयोग हैं ये ख़त्म कर देंगे, तो आपकी 10वीं यूनिट पूरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, आप प्लीज़ पढ़िए, कुछ भी हो मैसेज या आप ग्रुप में हमें ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या जैसा भी आपको ठीक लगे आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रहिए। ओके, थैंक यू।